अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर हल्का बंदियों की मुद्दत कम कर दी गई है। ये मुद्दत 14 दिसंबर से कम करके 30 नवंबर तो की गई है, लेकिन अभी भी वो सवाल मौजूद है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, लेकिन अभी भी वो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होते हुए दिखाई नहीं देते। क्या तमाम सियासी जमातें 30 नवंबर तक हल्का बंदियों के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगी? इसके साथ हम बात करेंगे नाज़रीन, नैब के तरमीमी कानून से बेशुमार मुलजमान को फ़ायदा हुआ और उनके केसेस बंद हो गए और रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है और किस किस ने कितना फ़ायदा लिया वो भी आपको बताएंगे। और इससे पहले प्रोग्राम तलाश में भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि एक मरतबा फिर इस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ लाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या रविश है, अदालती अहकामात के बरक्स क्यों गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, 25 अगस्त को प्रोग्राम तलाश में हमने आपके साथ तफसीलात शेयर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाते हुए अपने केसेस में रिलीफ हासिल किया। नैब तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत भी जारी है और आज उसी हवाले से नैब ने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसपे नैब तरमीम की वजह से रवां साल के दौरान जो फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में अब पेश की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेज नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी भी शामिल है। इसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नैब तरमीम के बाद वापस कर दिया था और इसके साथ साथ ओमनी ग्रुप के जो केसेस थे, जिसमें बिलखुसूस अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस था, वो भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। इसी तरह खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद के जो नैब मुकदमात थे वो भी मुतलका अदालतों को मुंतकिल हो गए। दूसरे लफ्जों में अब वो बंद होने जा रहे हैं। इसी तरह जाली अकाउंट केस के मर्जी किरदार मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा से बाहर निकल चुका है। इसके साथ रवां साल मजमूई तौर के ऊपर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए, जबकि तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल भी किए जा चुके हैं। इस समाअत के मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने तरीके से चलने देना चाहिए। इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं। मेरे जहन में एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। इस मौके को पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे पास ऐसे कारोबारी शख्सियात के नाम भी मौजूद हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंटेंट को बिठाकर 10 रुपए की गलती निकाली जाए। कानून के मुताबिक कारोबार करने वाली शख्सियात के खिलाफ नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। किसी जुर्म की नवैयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। करप्शन मुआशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी करते हुए दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि 5 सितंबर को अटॉर्नी जनरल से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। आज इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोगी साहब ने, अब तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। उसके साथ माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करें। आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम रोगी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे कि आप नैब तरमीम के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन तमाम सियासी जमातों का एक बड़ा दरीना मुतालबा था। इस सिलसिले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की गई, पुरजोर मुतालबा किया गया कि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। अगरचे कि मुस्लिम लीग नून और आपका मौक़िफ़ इस हवाले से काफ़ी फ्लेक्सिबल और थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन बाकी जमातों के इसरार के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का जो मुद्दत थी वो 14 दिसंबर की बजाय उसको कम करके 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान किया है। आप इस एफर्ट को किस निगाह से देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि ये मुद्दत मजीद भी कम हो सकती है, ताकि जो सबका मुतालबा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, वो मुतालबा पूरा हो सके? 90 रोज़ वाला मुतालबा पूरा हो सके यानी पाकिस्तान जिस हालत में भी है, जैसे भी है, ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए हर किसी की अपनी। वो चाहते हैं कि अगली गवर्नमेंट आए वो फिर इसके गवर्नमेंट ही रही हैं, पहले भी कोई आप और मैं नहीं रहे, यही गवर्नमेंट थी, पहले भी यही गवर्नमेंट्स थी, यही थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाख्तियार इदारा है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लाजिम है इलेक्शन कराने के लिए। हमारी एक वैसे आदत है कि कोई एक नई बिल्डिंग या रोड बन रही हो तो उसकी तख्ती लगाने के लिए हम कहते हैं 3 महीने पहले ज़रा इफ्तिताह करो जी। वो 3 महीने पहले इफ्तिताह तो वो करा देता है महकमा, लेकिन अगले 30 साल वो जो है भुगतती है कौम और वो महकमा और फिर इंक्वायरीज और वट ऑल।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने इख्तियार दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने आइन के अंदर, आपने पार्लिमान के अंदर बैठ के उनको उसको और ज़्यादा स्ट्रांग किया और तमाम चीज़ें आपने एक रिजल्ट्स तक पहुंच गए, तो उनको काम करने दें। अच्छा, दूसरी चीज़, ये कोई भी नहीं गया इलेक्शन कमीशन के पास और जाके उन्होंने बड़ा वहाँ पे प्रेशर डाला है, ये केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टीज को बुलाया है और उनके साथ बैठ के डिस्कशन की है, बड़ी खुशाइंद है जी, डिस्कशन की, और दिस इज द प्रॉपर वे, यही तरीका है, होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम हर प्रॉपर तरीके को नहीं चाहते कि वो हो, तो ये फिर नया एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या क्या है। ओ भाई, जो चीजें, जो रिक्वायरमेंट हैं इलेक्शन कमीशन की, आपने इलेक्शन में जाना है। हल्का बंदियां अफेक्ट करती है, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे पता है कि हल्का बंदी कितनी ज्यादा अफेक्ट करती है। मुझे मालूम है कि नया वोटर का इंदराज कितना ज्यादा अफेक्ट करता है मुझे। अब मेरी तमाम वो जिस चीज को इलेक्शन में मुझे जरूरत है, उन तमाम जरूरियात को फेंक कर मुझे इलेक्शन में आप ले जाएंगे, मैं क्या हासिल करूंगा उस इलेक्शन के अंदर? दूसरी चीज, इतना ही काश हम जोर दे दें जो लोकल बॉडी इलेक्शन के ऊपर भी, यानी जो करने जिससे अवाम को फायदा है ना, जो कॉमन आदमी जिसकी जरूरत है, जो कॉमन आदमी जिसको उकसा कर 90 दिन किया जा रहा है, जो अवाम को फायदा है, उस इलेक्शन का नाम भी कोई नहीं लेगा, ना उसको उसके बारे में बोलेंगे, ना ये चाहेंगे। पता है क्या करना चाहिए था इन सारों को? ये कहते कि सारी चीजें ठीक हैं, सबसे पहले आप आए, हमें लोकल बॉडीज इलेक्शन करा के दें ताकि हमारी पार्टीज मजबूत हों और हम पार्लिमान के अंदर उन लोगों को लेकर जा सकें जो नाली गली और इस सियासत से बाज है। लेकिन व्हाट वी डू इज व्हाट वी डू इज कि हमारा एमपी एमएनए आए और वो फंड्स उसके पास आए और फिर वही गेम, ये सालों से यही रविश चल रही है। इस रविश को तब्दील होना चाहिए, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इस हवाले से अगर मौक़िफ़ आप नाज़रीन के साथ क्लियर कर सकें कि आपके तनाज़ुर में पाकिस्तान कहां से गुजर है और किस स्टेज पर जाकर ये इलेक्शन होना चाहिए। हमारा क्लियर मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगा हमें उसके ऊपर पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिसीजन देगा हम उसको 100% कबूल करें। लेकिन कहते हैं तसल्ली से काम करे, भले नवे रोज से आगे चले जाएंगे। आपका काम मैं तो इस होना ही तसल्ली से चाहिए। उजलत के कामों के ड्रामे 70 साल हो गए, बल्कि हमारी जिंदगी 50 सालों में उजलत की हरकतें देख नहीं रहे क्या हो रहा है। चलिए हजरत रज़ा पाशा साहब, आपसे जान लेता हूँ, उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, तसल्ली से काम होना चाहिए। लेकिन जब हमने तसल्ली से काम करना है तो क्या जो सब तमाम जमातें, एक दो जमातों के अलावा बाकी मुतालबा कर रही हैं कि आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला भी आया, बदकिस्मती से इम्प्लीमेंट ना हो सका, क्या उस सारी बात को नज़रअंदाज करके उसके कलीन के नीचे रख देना चाहिए और इंतहाई पुरसुकून तरीके से इंतज़ार करना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 6 माह 7 माह 8 माह 9 माह बाद के टाइम दे, उसके मुताबिक इलेक्शन हो? आइनी कानूनी लिहाज से हमारे नाज़रीन को एजुकेट कीजिएगा। देखें, मैंने तो बात करनी है आइन और कानून की जी, और किसी पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, और किसी पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है कि डिलिमिटेशन हो और उसके बाद इलेक्शन हो। जी बिल्कुल। टाइम इज़ इमैटीरियल, उनके नज़दीक टाइम की कोई वो नहीं है। लेकिन जब आइन और कानून की बात होती है तो आइन में ये आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। और दूसरी जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 की बात है, उसमें पहले था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशावरत के बाद डेट अनाउंस कर सकता है। लेकिन पार्लिमान ने अमेंडमेंट की जी और सदर साहब के रोल को एक्सक्लूड किया इसमें से, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑथराइज़ कर दिया कि वो इलेक्शन की डेट देगा। अब यहाँ पे दो सोच और दो एनालॉजीज काम कर रही हैं। एक कहते हैं जी कि चूँकि उसमें एक्ट में तरमीम हो गई है जी, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर है कोई डेट देने का जी। और दूसरे जो है वो कहते हैं जी कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। 48 सब क्लास 5 इज़ वेरी क्लियर। अब अगर 57 की तरफ आए तो उसमें स्टार्ट में ये लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन जी, और वो जो भी अमेंडमेंट आई है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करके डिसएसोसिएट नहीं किया। जब रिलेट किया है तो फिर
आर्टिकल 48 सब क्लास 5 सामने आ जाता है जी। जिसमें 90 डेज की जो है वो एक कदगन लगा दी गई है कि इससे आगे नहीं जा सकते। पॉइंट बड़ा क्लियर है। तो हम ये समझते हैं कि जब कंपैरिजन किया जाए आम कानून को, ऑर्डिनरी लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बहुत क्लैरिटी से वाज़ेह है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमली इक़दाम हैं लगते हैं कि वो इस पॉइंट से कन्विंस नहीं है, इसलिए वो अपने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अपना उन्होंने सारा प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अब अगर इस बात को इस कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करना है या आइन की पासदारी करनी है, तो अब फिर किस फॉरम पे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इस मामले पे जाएगा कि एक जानिब इलेक्शन एक्ट है, एक जानिब आइन पाकिस्तान है, तो हमने किसको मुकद्दम रखते हुए आगे बढ़ना है? एटलीस्ट ये मामला वंस फॉर ऑल तय तो होना चाहिए सर। जी बिल्कुल। मैंने तो पहले भी कई जगह पे ये अर्ज़ किया है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मैटर जाएगा और वहाँ से डिसीजन आएगा, और वो मेरा ख्याल है कि चैलेंज हो चुका है ये मामला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 120 डेज़ की जो टाइम दिया है डिलिमिटेशन का, तो उसके वो चूँकि बियॉन्ड 90 डेज़ चला जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अल्टीमेटली लगता यही है कि इसकी तशरीह जो है वो जिस तरह के आइन और कानून की मंशा होती है कि आइन बनाना पार्लिमान का काम है और उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी इस मामले में वही प्रिवेल करेगी। बिल्कुल सही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग का ताल्लुक है। अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था हर जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन एक्ट के रोशनी में अब मुकम्मल इख्तियार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, जो कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं देते। अगरचे आज ये अच्छा एक थोड़ी सी एक शुरुआत हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की जो टाइम फ्रेम था वो 14 दिसंबर से कम करके 30 नवंबर कर दिया, लेकिन फिर भी 90 रोज़ का मुतालबा या आइन की पासदारी की बात पूरी होते हुए दिखाई नहीं देती। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ रखती है, और क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फर्दर प्रोसीड करे या आइन पाकिस्तान की जो आर्टिकल 48 उसका सब सेक्शन 5 है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए? आपके यहाँ पार्टी में क्या क्लैरिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की चॉइस नहीं है, ना ही किसी सियासी जमात से ये बात पूछने की जरूरत है, ना ये सियासी जमातों का अख्तियार है। ये अख्तियारात आइन पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया है और इसी काम के लिए अदारा बनाया गया है, और उनसे कहा गया है कि इस अदारे का सिर्फ एक काम होगा कि जब भी इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इनकार करे। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लिख दिया गया था कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो इलेक्शन 90 डेज में होंगे जी, और अगर कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ना तो किसी की इजाजत की जरूरत है, ना किसी सियासी जमात की पूछने की जरूरत है, ना किसी सियासी जमात की ख्वाहिश की जरूरत है। अगर ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाए और एक अदारे के जाए तो जज उसे पूछेंगे नहीं जी आप बताएंगे हम क्या फैसला करें? ये काम नहीं है वो काम से पूछने का। ये इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, यही आइन कहता है, यही आइन की मंशा है, इसी के मुताबिक हमें आगे चलना चाहिए। और अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती होगी। बिल्कुल ठीक है, बस अब आपका बहुत वैलिड आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बतौर एक सियासी जमात वो इस पॉइंट को जो आपने रेज किया है, जिसकी आपने तायीद की है, वो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कहीं अपने रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं देती। वो अमली तौर पर चाहती है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे उस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, उसके अलावा खामोशी इख्तियार की जाए। मेरे भाई, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपका ये काम है कि आपको एज एंकर यहाँ आप बैठे हुए और आपका काम अंजाम दे रहे, ये सवाल पूछने का अख्तियार फिर आपका अदारा ने आपको दिया हुआ है कि आप सवाल पूछा करेंगे गेस्ट से क्या, वो आपको ये नहीं बता सकते कि आप ये सवाल ना पूछें और ये पूछें, इस गेस्ट को बुलाएं और इसको ना बुलाएं। मैं फिर दोहराता हूँ कि जमातों के पास ना तो ये मैंडेट है, ना जमातों के पास ये राय होनी चाहिए, और ना जमातों की राय की इसको कोई मानी रखती है। मानी सिर्फ ये रखती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन ने पैबंद बनाया हुआ है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 डेज में के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 डेज में ये काम आपने करना है। ठीक, तो जमातें कुछ भी सोचती हूँ, जमातें कुछ भी कहती हूँ, अगर एक जमात कहे कल
कि जी इलेक्शन 2 साल नहीं होने चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है? एक जमात कहे जी इलेक्शन 6 महीने बाद होने चाहिए। ये अगर हमारी जमातों के ऊपर चॉइस हो तो कभी भी इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है वाह साहब, आपका व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है। क्या मुस्लिम लीग नून किस वक्त के मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के हवाले से तैयार है? चूंकि तैयारियां तो दिखाई नहीं देती आपकी, अगर 90 रोज की बात को ही मद्देनजर रखा जाए तो। मैं फिर आपको इसी तरफ लेके जाऊंगा मेरे भाई, हमें छोड़ दें, हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी हो कि ना हो। सर ये अवाम, सर यही वो सवाल है जो आम चाहते हैं, यही पे बेगुटी है कि नून लीग तैयार नहीं है, नून लीग के कायद पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हर माह तारीख पर तारीख आती है। अब अक्टूबर की बात की जा रही है और नून लीग को क्लैरिटी है कि इलेक्शन फिल वक्त नहीं हो रहे। सब लोग यही सवाल करते हैं, अवाम यही सवाल पूछते हैं। ये आप भी गलत सवाल पूछ रहे हैं और अवाम भी गलत सवाल पूछ रही है। तो इसका सर भाई मैं फिर दोहराता हूं, इसका दुरुस्त सवाल और दुरुस्त जवाब दीजिए ताकि अवाम की इस्लाह हो जाए। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे ऊपर इलेक्शन छोड़ दें और आइंदा ये पाकिस्तान में फैसला हो जाए कि सियासी जमातें जब तैयारी कर लेंगी और सियासी जमातें जब खुश होगी और सियासी जमातें जब कहेंगी इलेक्शन हो, तो वो तो इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे कभी। एक कहेगा जी इलेक्शन 6 महीने बाद कराएं, एक कहेगा 2 महीने बाद कराएं, एक का साल कराएं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। कोई शेड्यूल दे और सियासी जमातों को कहे कि उसके मुताबिक हमने ये इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, जो तैयारी कर सकता है, जो लड़ना चाहे वो लड़े, जो नहीं करना लड़ना चाहता वो ना लड़े। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे बस करना चाहूंगा, जमातों के पास नहीं है कि वो राय दें कि इलेक्शन कब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। परवेज इलाही साहब को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। आप उनकी गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी, मुसलसल गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। एक केस से निकलते हैं, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस रविश को किस निगाह से देखते हैं? क्या ये किसी एक सियासी एक इंतकाम का जो सिलसिला जारी शुरू हुआ था उसी की भेंट वो चढ़ रहे हैं, या कानून के मुताबिक दुरुस्त कार्रवाई हो रही है? देखिए मैं तो सिर्फ इतनी सादी बात समझाऊंगी जी, अगर किसी ने इस मुल्क के आइन के खिलाफ वर्जी की है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, किसी रूल की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जरूर उसके अकाउंटेबल उठाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। और मैं किसी तौर पर भी इस बात की वो नहीं करता सपोर्ट कि अगर उसने किसी कानून और उसकी नहीं खिलाफ वर्जी की और उसको साथ हम जेल में रखें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये फैसला चूंकि अदालतें आजाद है इस मुल्क के अंदर, ये मामला अदालतों में जाने चाहिए, अदालतों को देखना चाहिए, अदालतों को पूछना चाहिए और अदालत देखे कि क्या जो केसेस हैं वाकई वो ठीक है। अगर मैंने या आपने या किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है, कोई लॉ तोड़ा हुआ है, किसी रूल की खिलाफ वर्जी की हुई है, कोई उसके ऊपर एम्बेजलमेंट का केस है, कोई उसके ऊपर करप्शन का केस है, ये फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, अदालत देख सकती है और अदालतों को देखना चाहिए। अदालतों को देखना चाहिए कि ये केसेस ठीक है या गलत है। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल ये कहता हूँ कि हम सबको अपनी सियासी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए एक दूसरे पर केस नहीं बनाने चाहिए। अगर वाकई किसी ने किसी चीज की खिलाफ वर्जी की है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया बात साहब आपका। खुरम साहब, परवेज इलाही गिरफ्तारी एक मुकदमे से दूसरे में, और आप बैकग्राउंड नॉलेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने सख्ती से मना किया कि आज जब वो रहा होंगे उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ चीज़ें मजीद समझाना या तय होना बाकी हैं? क्या वजूहात हैं? तय होना सुलझाना क्या बाकी हैं? जितना खाया गया है सिर्फ उसका 10% ही निकला है ना, तो फिर भी कम है। देखें, मैं एक तरफ आपको इशारा दे रहा हूँ, जो 3 महीने की गवर्नमेंट आई मौसूफ की और इनके बेटे की, वो तो एक अलहदा है जी। जो 4.5 साल की गवर्नमेंट में सिर्फ मादनियात डिपार्टमेंट पाकिस्तान पंजाब का आप उठा लें जी, और उसके अंदर करप्शन को देख लें, और जो इस रियासत को जी तबाह बर्बाद लूटा गया और जिस तरीके के साथ मिनरल्स के साथ जी इस पूरे गिरोह ने खेला, और जिस तरीके से माइंस और उनको अलॉट करा के पैसे लेके कब्जे लेके अच्छी माइंस के ऊपर कब्जे करा के जो लूट मार इस बाप बेटे ने किया जी, अगर सिर्फ उसी को देख लें तो फिर ये जो है ना बाकी गिरफ्तारी कब कैसी हुई, कब क्या हुई, कब क्या हुई, अल्लाह करे वो टाइम आए कि इस तरह का एहतसाब शुरू हो और उस एहतसाब के अंदर कोई भी रुकावट ना बने। वो मादनियात के केस में तो सब्तान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ नहीं निकला आज तक। वो पिछला केस था, तो लेटेस्ट अभी कोई केस नहीं बना। वो पिछला केस था। मैं तो आपको अपने, वो तो पिछली गवर्नमेंट थी, मैं इस जो 4.5 साल गवर्नमेंट रही है इसके इसलिए बता रहा हूं कि मैं ऐनी शाहिद हूं। हमारे पास सॉल्ट रेंज है मियांवाली के अंदर और वहां पर मिनरल्स भरे पड़े हैं, और जिस तरीके से मिनरल्स के साथ इस दौर के अंदर इन्होंने किया वहां, जी, हमें तो उस चीज को हम देख के कह रहे हैं ना
मुझे मालूम है कि एक आदमी ने क्या कुछ होता रहा है, क्या करते रहे हैं। इसका एक हाफिज अमार यासिर नामी एक आगे था और क्या कुछ नहीं किया। लेकिन तो हमें लेकिन खुद साहब अलमिया ये है, ये 25-30 साल से हम देख रहे हैं, यही नैब कानून था, फिर तरमीम भी हो गई, रिकवरी नहीं हो पाती, सालों केस चलते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो फिर इसका यही मतलब दुख है। फिर ये प्रैक्टिस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसे मौका मिले कि ये जो रियासत है ना, मैं कल परसों से बात कर रहा हूं कि रियासत विक्टिम है जी, ना इसका दरख्त छोड़ा गया है, ना इसकी मादनियात छोड़ी गई है, ना इसके पानी का ख्याल रखा गया है। इंसान तो आज़ादी में जो कुछ दिल चाहे करते हैं ना, इंसानों में विक्टिम्स कम है क्योंकि हर बंदा आज़ाद है यहाँ पे। आज दुकान वाले का जिस वक्त दिल चाहे रेट बढ़ा देता है। तो मुहाफ़िज़ों ने ड्यूटी क्यों नहीं की अपनी जो करनी चाहिए थी? नहीं की। हमारा ट्रेंड, हमने पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ गए किधर है? कह रहा हूं कि जिस चीज की सबसे पहले जरूरत थी वो था आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ताकि वो अपनी जगह पर प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल होता तो किसी एमपीए, किसी चीफ मिनिस्टर, किसी मिनरल मिनिस्टर को ये वारदातें करने की जरूरत ही ना होती। ये उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बहाल होने नहीं देते। परवेज मुशर्रफ के दौर को जो मर्जी आप कहते रहे, एक बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास आ गया, उठा के परे फेंक दिया। वो बेसिकली जब तक वो बहाल नहीं है, जो लुट मारनी है जिसने लुट करता रहेगा। आज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता बिल्कुल सही और सही अपनी जगह पे होता, किस एमपीए, किस एमएनए ने ये जरूरत करनी थी या वो करने देते लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाले? है ही कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब आप अमली तौर के ऊपर एक्टिवली अब आ रहे हैं दोबारा से सियासत में, तो आने वाले दिनों उम्मीद करते हैं कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए भरपूर रोल प्ले करेंगे। पाशा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, नैब को हम देखते हैं कि नैब एक मरतबा फिर सिंध के अंदर काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और उसके साथ साथ जो नैब कानून में तरमीम हुई, उन तरमीम की भी अनडू होने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर करप्शन के खिलाफ एक कड़ा एहतसाब शुरू होने जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा ये सिलसिला शुरू होता है, ये जो सिंध में शुरू किया गया है, पकड़ धकड़ तो शुरू हो चुकी, क्या रिकवरी के इम्कानात भी हैं और क्या मुआशरे के अंदर जो एक नैब का डेटरेंस होना चाहिए था करप्शन के खिलाफ, वो कायम हो सकता है किसी तरीके से? देखिए, जितने भी नैब के बड़े मुल्ज़मान पकड़े गए, 80% से रिकवरी नहीं हुई, और जो रिकवरी प्ली बारगेन की सूरत में हुई है वो कारोबारी हजरात से हुई है जिन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए वो रिकवरी की, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि वो अंदर जाएं, उनका फैमिली, उनका सारा सेटअप ख़त्म हो जाए, और यही डरावा दिया जाता रहा है। पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ नैब हमेशा इस्तेमाल हुआ और अभी तक होता जा रहा है जी। आप देख लें, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है सबसे पहले एहतसाब का नारा लगता है जी, और वो एहतसाब किन का होता है? जो कि अपोजिशन में चले जाते हैं या जिनको अपने साथ मिलाना होता है, उनका एहतसाब होता है। आपको कभी वास्ता ना पड़े, अल्लाह करे, लेकिन जो एहतसाब इस इदारे में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इतने नाअहल लोग हैं और इतनी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन में इतने फ्लॉज हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और केस की ज़ख़ामत देखें तो 20-20 वॉल्यूम बना देते हैं, फ़ोटो कापीज सारी लगाई होती हैं, और टाइम एंड अगेन अदालतों ने इस बुनियाद पे बहुत बड़े केसेस में मुल्ज़मान को बरी किया, इस बुनियाद पे कि जो एविडेंस आप पेश कर रहे हैं वो फ़ोटो कापी है और उस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद फ़ोटो कापीज अभी भी साथ लगा रहे हैं। क्या जो नैब चेयरमैन है या इनसे डिप्टी चेयरमैन है वो नहीं देखते कि रेफरेंस साइन कर रहे हैं और सारी फ़ोटो कापीज लगी हुई हैं? और वही जब रेफरेंस कोर्ट में जाता है और कोर्ट अपने हिसाब से वो एक करती है, डिसीजन लेती है, कोर्ट्स ने फैसला करना होता है अवेलेबल रिकॉर्ड पे, और सेटल्ड लॉ है कि फ़ोटो कापी जो है वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, इसके अलावा भी इतने अहम चीज़ें हैं जो कि छोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मैं यहीं से जानना चाहूँगा कि नैब जो तरमीमी का मुस्तकबिल क्या है और क्या आखिरी मरतबा कौम को उम्मीद बांधनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक बिला इम्तियाज, बिला तफरीक एहतसाब होना मुमकिन है। पास साहब, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो कहते हैं कि जो नैब का कानून है वो कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अकाउंटेंट को बिठाकर 10 रुपए की गलती निकाली जाए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं
कि इस वक्त इंतखाबात सर पर हैं, मेरे जहन में एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को ख़त्म कर दे, वरना तो ऐसे तो पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस नैब तरमीमी एक्ट के ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब नैब ने दोबारा कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। आप नैब कानून का, तरमीमी कानून का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और क्या अभी भी कौम को और आपको नैब से कोई उम्मीद बांधनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक, करप्शन के खिलाफ एहतसाब हो सकता है? भट्टी साहब, बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं और उनकी इस रिमार्क्स में बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि मिसयूज़ जो हुआ है वो कारोबारी हजरात से हुआ है जिनसे पैसे वसूल किए गए हैं, और आईओ के पास इतना इख्तियार है कि अगर कोई प्री बारगेन करना चाहता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं सबमिट करता, उसके लिए ज़रूरी है कि आईओ एंडोर्स करे जी। और आईओ के जो इख्तियारात हैं वो इतने वसी हैं कि उसको सिर्फ वो एक सिग्नेचर करने के लिए, कि ये एंडोर्स करने के लिए कि प्ली बारगेन मुलज़म करना चाहता है, तो उसके लिए वो करोड़ों रुपए उनसे लेता है और एज ऑफ राइट क्लेम करता है। मेरा ख्याल है ये भी ख़त्म होना चाहिए। ये सहूलत जो अक्यूज़ड हैं उनको मिलनी चाहिए कि वो डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेशन दे के कहें जी कि मैं प्री बारगेन करना चाहता हूँ। दरमियान में ये आईओ की जो सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कुछ उसको सहूलत हो जाएगी। हो सकता है वो प्ली बारगेन जब पैसे देने आए तो उसके हिस्से के पैसे भी गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में चले जाएं, गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाएं। तो इसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं, दो चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हैं। एक तो उन्होंने इब्तदा में ही ये जो पिछली तारीख पेश थी उसमें लाउड एंड क्लियर कहा कि ये फुल बेंच सुनना चाहिए जी, और जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वो रिफ्यूज़ किया, उस बात पे एग्री नहीं हुए। लेकिन उनका जो रीज़न थी वो ये थी कि एक ऐसा शख्स आया है यहाँ पे अदालत में जो कि पार्लिमान की गई तरामीम को चैलेंज कर रहा है जी, और वो पार्लिमान का हिस्सा था। क्यों वो पार्लिमान से चला गया और अदालत में आके ये काम कर रहा है? ये बात उसको चाहिए थी कि पार्लिमान में करता, एजिटेट करता, वहाँ पे अपोजिशन करता, अपना कौम को पता चलता कि एक तो बड़ा वैलिड है, असूली तौर पे ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये भी तो एक सर अलमिया है कि आम आदमी करप्शन करे तो प्ली बारगेन करे, कौमी खजाने में रकम जमा कराए, और जो बड़े बड़े सरकर्दा नाम है, फेक बैंक अकाउंट्स, अरबों रुपए के स्कैंडल सुनते रहे, पर रिकॉर्ड जमा हो गया, उसके बाद एक कानून में वही पार्लियामान तरमीम करती है और सब लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। ये रविश भी तो सर गलत है। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि बहुत सारे केसेस का वजूद नहीं होता सिरे से, और जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, और वो मसलन ये अब मैं रोकड़ी साहब की ही मिसाल दूंगा, भाई ये मेरे बैठे हैं, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, ये पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये अपोजिशन में चले गए, इन पे एक केस बन जाता है और वो केस झूठा है, उसकी कोई ग्राउंड नहीं है, तो फिर रोकड़ी साहब के पास क्या रह जाता है? मासिवाय इसके कि वो देखें, ये सारी चीज़ें हैं। आप एक केस मुझे बता दें जो केस साबित हुआ है, मुझे बता दें किस पॉलिटिशियन के खिलाफ हुआ है। सिर्फ दो ही वजूहत है। नंबर वन कि उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, नंबर टू उसमें इतना इन्वेस्टिगेशन में इतने फ्लॉज हैं और इतनी नाअहली है कि वो एविडेंस को इस तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके जिस तरह के करना चाहिए था, और कोर्ट्स जो हैं वो उस फाइल से बाहर नहीं जा सकती। वो नहीं देखती कि इतने अरब रुपए का, इतने करोड़ों रुपए का है, वो देखती है कि इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम चाहे 100 रुपए का है या 100 अरब का है, इल्ज़ाम होता है, उसको साबित करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब दोबारा ये बात हो रही है कि, और ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि आने वाले दिनों में नैब एक्टिव होने जा रहा है और बड़े बड़े नाम खिलाफ तवक्को गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आप बड़े बाखबर हैं, बाखबर हल्कों में उठना बैठने आपका, क्या वाकई ही कोई बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये किन गिरफ्तारियों की बात की जा रही है? सर, मैं उन गॉसिप्स पे तो नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि अगर इंटेंशनली करप्शन ना की जाए जी, यानी आप इंटेंशनली चीज़ों को करप्ट करके, मॉडिफाई करके पेश ना करें, और नैब और दीगर जो इदारे मौजूद हैं जी,
वो काम करना चाहें तो उनके पास इतना स्पेस है जी, अगर वो ज्यादतियां ना कर रहे हो। पाशा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट आएगी, वो अपने मकासद के लिए बंदे लगाकर विक्टिमाइज करेगी, इसके अलावा वो रियासत पाकिस्तान की फलाह नहीं सोचेगी। बिल्कुल सही। वो अपने 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 स्कोर सेटल करेगी अपना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो विक्टिमाइजेशन पर बेस्ड है। सही। और हमारा जो सरकारी मुलाजिम है वो खौफजदा है, हमारा जो ताजिर है वो गिल्टी है। बिल्कुल सही। ये तीन चीजों को देखिए। अब अगर करना चाहें, फिर अगर करना चाहें, नैब के पास बिल्कुल इतनी पावर भी मौजूद है और उनको एग्जैक्ट चीजों का भी पता है, दीगर एजेंसीज भी मौजूद हैं, FIA भी मौजूद है, और हमें यह भी पता है कि किसने क्या किया हुआ है। मैं कई दफा कहता हूं कि 1 घंटे की जो इन्वेस्टिगेशन है, मुझे बिठाए अगर कोई सामने, और अभी जैसे डिजिटलाइज्ड हो गई नादरा तमाम चीजों में, 1 घंटे में मेरी एक एक चीज बाहर आ जाएगी और मेरे से यह भी पूछा जा सकता है कि ये तुमने 3.5 लाख का या 2 लाख का ये कैसे लिया। बिल्कुल सही। यानी कोई इतना मुश्किल नहीं है आज इन चीजों का ऑन रिकॉर्ड लाकर इन्वेस्टिगेशन करना। घंटे में बंदा उस पूरी चीज के अंदर आ जाता है। तो वो लोग जिन्होंने खरबों खाए हैं या जिन्होंने बेइंतहा माल खाया हुआ है, उनको पकड़ना को मुश्किल काम है। ऐसे बहुत से लोगों को आप जाती तौर पे जानते हैं। अगर नैब में आपसे सवाल है, नैब आपको बुलाया कि हमारे आए हमें असिस्ट करें, हमें कुछ बताएं, मैं हाजिर। आप हाजिर हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, नैब का साथ देने के लिए? मैं रियासत के लिए हाजिर हूं। कितने ऐसे लोगों का नाम आप दे सकते हैं नैब को? मैं एक का तो नाम लिया ना जिसका आपने थोड़ा सा दुख जाहिर किया, जिसके ऊपर उदे तक करतूत में सारे तो मियां ली जाकर। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ऐसे लोग हमें नजर नहीं आएंगे जिनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं? यकीन करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं, मेरे घर, मेरा वालिद जो कब्र के अंदर है ना, अगर उसके भी हाथ रंगे हुए ना, उसे कब्र से भी निकाल के खींच के ले आओगे ना, मैं खामोश हूंगा बस। लेकिन अगर पार्टी में वहां तो आपने खामोश नहीं रहा। मैं किधर खामोश रहने वाला आदमी हूं? मैंने कहा मुझे जहां आप कहेंगे हाजिर और रियासत के लिए बता कि उस बंदे ने जुर्म किया, इन्वेस्टिगेट करके तू गवाही देगा, जहां मैं गवाही दे सकूंगा, जहां मेरी गवाही बनती है, खाली बातें नहीं, मैं हाजिर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है आपसे। करप्शन पाकिस्तान एक ऐसा नसूर है जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर दिया है। बैड गवर्नेंस ने बदतरीन तरीके से हमें मुतासिर किया है। अब इस सारे करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या मौसर कार्रवाई होते हुए आप देखते हैं, या कोई बड़ा ऐसी तब्दीली, ऐसी इस्लाहात देख रहे हैं जिससे हमारी कोई डायरेक्शन ठीक हो सके? अवाम का जीना दो भर हो चुका है। सर, आपका जो रियासत है वो विक्टिम है। आपको एक बहुत स्ट्रांग गवर्नेंस की जरूरत है, एक बहुत स्ट्रांग पुलिसिंग की जरूरत है, जुराइम को रोकने के लिए एक बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी की जरूरत है। अथॉरिटी के बगैर कोई भी गवर्नमेंट आए जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और जो फिर जाकर छोटी छोटी चीजों के ऊपर लेन देन शुरू कर दे, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। एक स्ट्रांग अथॉरिटी इस मुल्क को ठीक कर सकती है। दैट्स द कंक्लूजन, चाहे जो मर्जी कोई थ्योरियां और पेश करता रहे। बिल्कुल सही। और रियासत विक्टिम है, इसके दरख्त से लेके, इसके मादनियात से लेके, इसके पानियों से लेके, हमने छोड़ा क्या है, इसके पहाड़ों से लेके, नेपाल के अंदर एक है वो माउंट एवरेस्ट, और उसकी आप फ्लाइटें गिनना शुरू करें ना दिन की, और 5 स्टार होटल वहां देखे परेशान होंगे। हमने आज तक अपने केटू को नहीं संभाल सके। बिल्कुल सही। यानी हमारे पास तो क्या कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल भाई साहब, आपसे मुख्तसर जानना चाहूंगा, जो एहतसाब का निज़ाम है और जो नैब है, क्या उसके अंदर इस्लाहात अभी भी मुमकिन है या आवाम को तवक्को या उम्मीद अब ख़त्म कर लेनी चाहिए? इस्लाहात बिल्कुल मुमकिन है। मैं एक और मिसाल आपको दे दूं। एक यहाँ पे डायरेक्टरेट है एंटी करप्शन, उसका डायरेक्टर वो लगाया गया है कि जो खुद अगर उसकी साबका ज़िंदगी पे नज़र पड़े तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहा है, उसके खिलाफ 8 से 10 केसेस एंटी करप्शन के वो रहे हैं और मुलजम रहा है वो, और ही नो ही इज डायरेक्टर। ये बहुत बड़ा अलमी, ये बहुत यही अप्रोच है, इसके नतीजे में ये मुल्क आज यहाँ पर पहुंचे। नाज़रीन, अच्छी ज़रूरत है करप्शन के खिलाफ कड़ा एहतसाब, लेकिन उस एहतसाब के लिए एक सही मानों में खुद मुख्तार अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चाहिए। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के बादल तो छट गए, मगर हर गुजरते दिन के साथ बिजली के भारी बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में खौफनाक हद तक कमी ने महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। अगरचे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ तो कहते हैं कि अभी तक मुझे यकीन है कि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी बयान की जा रही है, जबकि बिजली के बिलों का मसला भी वो कहते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मगर भारी बिजली के बिलों और महंगाई की हाथों इस्ताए अवाम की हिम्मत जवाब दे चुकी है।
IPPs और दरामदी फ्यूल पर महंगी बिजली की पैदावार के साथ बिजली के निज़ाम में शफाफियत एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी अवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से भारी कीमत चुका रहे हैं। एक सारिफ कहता है, मेरा एक पंखा और एक बिजली का बल्ब जलता है लेकिन यूनिट्स 570 तक इस्तेमाल हो जाते हैं और बिल उसी हिसाब से 30,000 रुपये तक आ जाता है। मेरी बिजली की रीडिंग ठीक नहीं ली जाती। मेरी मीटर रीडिंग 5 दिन तखीर से लेने से भी फी यूनिट बिजली की कीमत अगले स्लैब में जाकर काउंट होती है जिससे सारे पर बोझ पड़ता है। इस हवाले से मीटर रीडर ने नुकसानात पूरे करने का जो उसका हदफ होता है वो इस तरह पूरा करता है कि एक सारिफ की बिजली दूसरे सारिफ के खाते में डालकर अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करता है। इस सारे अमल में शफाफियत लाने का सबसे आसान हल स्मार्ट मीटर्स के साथ एडवांस्ड मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन तमाम शिकायत का ज़ाला कर देता है, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन पर इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से आपका लम्हा ब लम्हा आपको आगाही मिलती है कि आपके कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। मजीद मीटर रीडर का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। वही मीटर रीडर नाज़रीन जो अपने मीटर रीडिंग के निज़ाम में गड़बड़ करते हुए सालाना 200 अरब पैसे जायद का नुकसान अवाम को और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का बायस बनता है। जब ये सिस्टम आ जाए तो फिर इस नुकसान से बचा जा सकता है। इसी तरह अरबों रुपए की इस बहती गंगा में मखसूस मुलाजमीन और अफसरान खूब हाथ धोते हैं। 2013 में एशियाई तरक्याती बैंक ने फंड्स भी फराहम किए थे ताकि मुल्क भर में 3.5 करोड़ बिजली सार्फिन का निज़ाम स्मार्ट मीटर्स के साथ अपग्रेड कर दिया जाए, मगर तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की रुकावटों के बायस आज तक सिर्फ 8 लाख स्मार्ट मीटर नस्ब हो सके हैं। इसी तरह बिजली के बिल पर लगने वाले मुख्तलिफ सरचार्जेस और टैक्सेस में भी शफाफियत की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आम सारिफ इससे भत्ता समझता है। आमतौर पर एक बिल में 35 से 40% तक टैक्सेस और सरचार्जेस शामिल होते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे 48 घंटों में रिलीफ देने का वादा किया है, मगर क्या यह रिलीफ बिजली के बिलों की किस्तों की हद तक महदूद होगा या मौजूदा टैरिफ में कमी से हदों में कदरे रिलीफ भी मिल सकेगा, ये तय होना भी बाकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा, IMF का मुआहिदा तो हो गया और हमें बताया गया था कि अब मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि IMF के साथ मुआहिदा करें। वो मुआहिदा हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि अवाम उस मुआहिदे के नतीजे में जो नताइज सामने आ रहे हैं, जो असरात सामने आ रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं 2 हवालों से ज़रूर बात करना चाहूँगा, पावर सेक्टर के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। दोनों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बताया जाता है कि IMF के साथ हमने मुआहिदा किया है, सब्सिडी नहीं दे सकते, पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी है और उसके साथ जो पावर सेक्टर का टैरिफ है वो भी बढ़ाना है। लेकिन सवाल ये है सर, IMF की तो कंडीशन ऐसी है जिसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, लेकिन पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर जो थेफ्ट है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर हमने इंप्रूवमेंट लेके आनी थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ना कोई अमली कदम उठाता है। इसकी क्या बुनियादी वजह है, क्या रुकावट है सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पावर सेक्टर के 3 हिस्से हैं। एक है जिसमें बिजली जनरेट की जाती है, उसके अंदर हमारी जो कॉस्ट है वो 3 चीजों के ऊपर बढ़ती है। एक तो तेल की कीमत के ऊपर जाने से बढ़ती है, क्योंकि 63% हमारी बिजली इंपोर्टेड फ्यूल पे बनती है। तो पहली रिफॉर्म तो ये जरूरी है कि हम उसको कम करके ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ और कोल की तरफ जाएं। दूसरी जो कॉस्ट है जिसका हम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम एक कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है और डॉलर्स में है, और उसके ऊपर रीनिगोशिएशन की जरूरत है। या तो उसको रुपीज में कन्वर्ट किया जाए और या अपने IPPs के अब मुआहदों को, दुनिया बदल चुकी है, उसको रीनिगोशिएट किया जाए और रिन्यू ना किया जाए। तो दूसरा है हमारा लॉस ट्रांसमिशन का, जो हमारा सिस्टम है जो बिजली को ट्रांसमिट करता है, उसमें ना तो इन्वेस्टमेंट की है, ना ही हमारे पास एक्सपर्टीज है, तो वहां लाइन लॉसेस होते हैं। और तीसरा है चोरी का, जो हमारी वीक गवर्नेंस है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर हम सब्सिडी देते रहे अपने टैक्स पेयर, देखे ना आप टैक्स पेयर से पैसा लेके टैक्स पेयर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, दरमियान में जो आपका काम है हुकूमत वो नहीं कर रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें इस वक्त खड़े होके बताएं कि हम अपने पावर सेक्टर को दोबारा से सही करने के लिए क्या गवर्नेंस में चेंजेस ला रहे हैं, क्या फ्यूल मिक्स में ला रहे हैं। हम IPPs के मुतालिक स्ट्रेटेजी पेपर बनाया है। अब आपका सवाल कि ये क्यों नहीं कर पा रहे, इसके भी 2-3 हिस्से हैं। जी, ये सर लाजमी बताइए कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे क्यों नहीं करते ये।
जी, पहला हिस्सा तो एक्चुअली कॉम्पिटेंस या अहलियत का है, क्योंकि हमारे जो सारे ये तीनों हिस्से इस वक्त ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जिनको इसकी समझ नहीं है कि पावर सेक्टर को कैसे डील करना है। दूसरा हिस्सा इस वक्त जो हमारे वेस्टेड क्रोनी इंटरेस्ट्स हैं, जो कि आईपीपीज को भी पीछे से इन्वेस्टर्स हैं, और जो हमारे लोग हैं वो आईपीपीज के जो मुआहदों के अंदर, क्योंकि ये तो विन विन सूरत हाल है कि हुकूमत की गारंटी पे पैसा डाल रहा है, वो उसको ऑल्टरनेट एनर्जी, सोलर और दूसरी चीजों को डिले करते हैं और इसको अपने पास रखते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको पता नहीं याद है या नहीं, ये पहले हमारे पावर सेक्टर के 3 हिस्से नहीं होते थे, सिर्फ वेप्टा होता था। जब ये हमने 3 हिस्से बना दिए तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई कंपनियों में नौकरियां निकल आई, रिटायर होने के बाद भी नौकरियां लगनी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया। इस वक्त 1,80,000 तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन और अफसरान हैं। एक बहुत बड़ी एक एम्प्लॉयमेंट का एक यहाँ पर उनको एक फैसिलिटेट किया गया है, लेकिन आउटपुट उनकी बहुत पुअर है। सर, गुजारिश ये है कि बहुत सी ऐसी शिकायत हैं जिसके हम ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। सिर्फ जो मीटर रीडर है और उसके कुछ अफसरान हैं, उनकी जो मोनोपली है, उनके जो गलत तरीक़ेकार से वो रीडिंग करते हैं, किसी को वो स्नब करते हैं, किसी को वो वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, मीटर तब्दील कर दिए जाते हैं, अरबों रुपए का वहाँ पर भी ज़्यादा है। हम स्मार्ट मीटरिंग का निज़ाम आज तक क्यों मुतारिफ नहीं करवा पाए, अगरचे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड्स भी फराहम किए थे? जी देखिए, ये काम यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो इनकॉम्पिटेंट और जिनका इंटरेस्ट नहीं है ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं कर पाएगी। जिन ममालिक ने ये काम किया है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिपेंडेंट कर दिया है, उसमें कंपटीशन ले आए हैं कि अब कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले जो उसको सस्ती बिजली देगा। सो ये काम जब तक मोनोपोली रहेगी हुकूमत की, तो इसको केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए। ऑल्दो ये रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक स्टडी शुरू कर दें। बिल्कुल है दूसरी चीज सर, सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी जनरेशन कंपनियां हैं, हमारी एनटीडीसी ट्रांसमिशन कंपनी है, हमारी डिस्कोज हैं, किसी एक कंपनी का इस वक्त मुस्तकिल सरबराह नहीं है। एडहॉकिज्म पे काम चल रहा है गुज़श्ता कई दहाइयों से। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि आप देखें, ये अगर आप सब्सिडी देते जाएंगे और टैक्स पेयर का पैसा लेते रहेंगे तो हम कभी ये तब्दील नहीं करेंगे। हमें यह निजाम तब्दील करने की जरूरत है, और ये तब्दील भी मैं अर्ज करूं, ये कोई कैबिनेट तब्दील नहीं करता है। कैबिनेट का काम है कि वो फैसला करे कि हमने जो एशिया की सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान का बिजली के सेक्टर के रिफॉर्म को, गवर्नेंस को बदलना है, और दैट्स द ओनली डिसीजन उनको करना है। माइक्रो मैनेजमेंट उनका काम नहीं है। इसके बाद आप 10 एक्सपर्ट के ग्रुप को दे दीजिए, उनको डेलीगेट कर दीजिए, टारगेट दीजिए कि आप बोर्ड बनाएं, कंपनियां बनाएं, सीईओ रखें, हुकूमत बैक सीट ले ले। इसी तरह ये तो सर, आप क्या तवक्को करते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप लिया है, 48 घंटों में वादा किया कुछ रिलीफ देंगे, तो इस केयरटेकर सेटअप में कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है? ये जो अवाम की मुश्किलात हैं कहीं शॉर्ट टर्म में कम होती दिखाई देती हैं आपको? जी, वो 1-2 माह का ही रिलीफ दे पाएंगे, और वो भी इसी तरह दे पाएंगे कि अपना कहीं पे खुदा करे कि अपने खर्चे कम करके उनको इधर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इश्यूज हैं, वो केयर टेकर का ना तो मैंडेट है, ना ही वो कर पाएंगे, लेकिन वो उसके ऊपर एक फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन अगली हुकूमत को जरूर बना के दे सकते हैं। लेकिन करंटली तो मुझे वो कुछ दिख नहीं रहे एक्सपर्ट्स के ग्रुप 24/7 इस पे काम कर। बिल्कुल ठीक, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ साथ जानना चाहूंगा, बिजली के बिलों का मामला हो, पेट्रोलियम मसनूआत का मामला हो, या महंगाई की हम बात करें, इन सारी चीजों को जो इफेक्ट कर रहा है वो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा है। आप क्या देखते हैं कि डॉलर की जो कदर मुसलसल बढ़ रही है, ये अल्टीमेटली कहां जाकर रुकेगी? IMF का प्रोग्राम मिल गया, लेकिन डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला नहीं रुक सका, और इसी वजह से हम देखते हैं कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 300 रुपए की हद क्रॉस कर गई है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपकी क्या प्रोजेक्शन है कि डॉलर की कदर को इस तरह बढ़ती रहेगी या किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जब तक ये ना रुकी तो किसी शोबे के अंदर अवाम के मसाइल, अवाम के दुख, अवाम की तकलीफ कम नहीं हो सकती।
जी देखिए, जो मीडियम से लॉन्ग टर्म तो इकोनॉमिक्स में एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आपके पास इतने डॉलर हों कि आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाए। लेकिन इसको 5, 6, 7 साल लगेंगे अगर आज हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं और उस पर अमल करना शुरू करें। जी। जब इन द शॉर्ट टर्म जो है, देखिए, एक तो हमें हर तहजीब याफ्ता मुल्क की तरह अपनी डिपेंडेंस जो है वो ऑयल बेस्ड एनर्जी के ऊपर कम करनी है। देखिए, हमारे मुल्क में अभी भी सब गाड़ियां पेट्रोल पे चलती हैं, कार पूलिंग भी नहीं होती है, जोनिंग भी नहीं होती है, बाजार दफ्तर उनके टाइमिंग के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। सो इस वक्त एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक मेजर प्लान देना चाहिए ताकि डॉलर पे आपका कम हो। अब आपका डॉलर का सवाल देखिए, एशिया की ग्रोथ रिवाइव होनी शुरू हो गई है, चीन की, हिंदुस्तान की, सऊदी अरेबिया की। तो जो तेल की पैदावार है उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। जब ग्रोथ गिरती है तो तेल की डिमांड गिर जाती है। अब वो जो डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की कीमत तो बढ़ेगी। अब हमारे जैसा मुल्क जिसके अंदर इंपोर्ट पे इन्हिसार बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट ना सिर्फ रुकी हुई है बल्कि नीचे जा रही है, तो वहां पर ये गैप फिल जो है ये अब कर्ज मजीद लेके फिल नहीं कर पाएंगे। अब इसका तरीका यही है कि हम एक तो इंसेंटिव्स दें कि बहुत सी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं एसेंशियल, वो पाकिस्तान के अंदर बननी शुरू हो। उसको भी वक्त लगेगा। इन द मीन टाइम ये जो SIFC के थ्रू ये एसेट का स्वैप की बात हो रही है, उससे भी आप कुछ माल ले पाएंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ही है कि हमें अपनी मईशत का ढांचा बदल के एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक, हमें मईशत का ढांचा बदलना होगा। ये सर जरूर बताइएगा, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि इस वक्त मार्केट में 9,000 अरब रुपए बैंकों से बाहर हैं, जिसके नतीजे में लोग डॉलर पर और सोने पर सिट्टाबाजी करते हैं और जिसके नतीजे में इसके इन दोनों कमोडिटीज की प्राइस कदर मुसलसल बढ़ रही है। इसका क्या सोल्यूशन है? अगर 9,000 अरब रुपए बैंकों से बाहर हैं तो लोग उसको सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डॉलर खरीदते हैं, डॉलर पर सट्टेबाजी भी करते हैं। इसका हल क्या है? और इसका अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, इस रकम को बैंकिंग चैनल में ना लाया गया, तो इसके मजीद क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, इसके कुछ तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा हैं, क्योंकि हम एक बेयकीनी की फिजा को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। अभी भी आप देखिए, केयरटेकर हुकूमत ने कोई इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, तो एक बेयकीनी की फिजा है। दूसरी चीज ये है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर आप सेवर्स हैं तो आपके पास सेविंग के प्रोडक्ट्स भी बहुत लिमिटेड है। सही। जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 2 या 3 शहरों में काम करती है, सेविंग स्कीमें हैं या बैंक के डिपॉजिट्स हैं। लोगों को जब एक इकोनॉमी के ऊपर या एक हुकूमत के उस स्टेट के ऊपर एतबार नहीं रहता तो फिर वो ऑल्टरनेट्स ढूंढते हैं, वो स्मगलिंग की तरफ जाते हैं, वो सोना खरीदते हैं, जमीन में रखते हैं, डॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं। उसको ये तो अब एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात है, अब उसको एतबार देने के लिए हुकूमत को बड़े क्लियर स्टेप्स लेके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बगैर ये जो है ये पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है, इसको हम टेक्निकल टर्म में हेजिंग कहते हैं कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। तो वो ऐसे देखे ना, अगर आपको पता है कि रुपए की कीमत जो है पिछले 1.5 साल के अंदर बेतहाशा गिर गई है, तो मैं रुपए में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? So we need to look at that. बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वाज़ेह आपने सजेस्ट, हुकूमत को क्लियर डायरेक्शन लेनी होगी, क्लियर तरीके से एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी होगी कि हमने इन मसाइल पर कैसे काबू पाना है, क्योंकि जो रुपए की कदर है मुसलसल कम हो रही है और अगर डॉलर की कदर में मुसलसल जो इजाफा है उसको रोकना है तो उसके लिए बहुत से स्टेप्स हैं जिनके लेने की अशद ज़रूरत है, और उस सिलसिले के अंदर अभी तक कोई ऐसी प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही। उसके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल बहुत बड़ा एक ख़तरनाक रोल प्ले कर रही है। इस गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और एक नई गवर्नमेंट आए जो इन तमाम तरह जो चैलेंजेस है, जो इनसे मसाइल से उनसे निपटने के लिए अपना एक कलीदी किरदार अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।